आज पूरी ईदी अमीन था क्या, उसकी जिंदगी क्या थी, कैसा था, कोशिश करूंगा वो सारी चीजें आपके सामने हो, वो सारे फैक्ट्स आपके सामने हो, वो सारे फैक्ट्स आपके सामने रखूं। ये एक ऐसे राष्ट्रपति की कहानी है। मतलब जिसकी कहानी सुनकर जो बड़े से बड़े हिम्मत वाले भी हैं और उनकी भी रूह काबू पे, क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्रपति अपने देश का एक राष्ट्राध्यक्ष था जिसके साथ आदमखोर का भी तमगा लगा। कहा गया कि इंसानों के गोश्त खाता है, इंसानी मांस खाता है। इसके अलावा इल्जाम ये भी है कि ईदी अमीन ने करीब करीब उसके सर पर 6 लाख लोगों के कत्ल का इल्जाम है। उसने जब तक हुकूमत की, तो जिसने भी जरा सी बगावत की उसको उसने जीने नहीं दिया। और ये कहा जाता है कि ईदी अमीन उसकी सेना के हाथों करीब 6 लाख लोग मारे गए। ईदी अमीन की एक हिंदुस्तान को लेकर भी, हिंदुस्तान के साथ भी एक बड़ी नफरत की कहानी है। और वहां पे अच्छे खासे तादाद में हिंदुस्तानी रहते थे युगांडा में। और एक दिन उसने अचानक ऐलान कर दिया था कि 90 दिन के अंदर अंदर जितने भी हिंदुस्तानी युगांडा में रह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने 2 सूटकेस में सामान जितना रख सकते हैं वो रखे और युगांडा खाली कर दे 90 दिन के अंदर अंदर, वरना उनको मार दिया जाएगा। अपनी दुकान, सामान, जमा पूंजी सब छोड़कर सिर्फ 2 सूटकेस लेकर जाना है। तब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन वो संकित तानाशाह था, उसने सुना नहीं। और अफ्रीका का हिटलर भी उसे कहा जाता था। और कहा जाता था कि ऐसी कोई सुबह नहीं होती थी, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब ईदी अमीन के युगांडा में सड़कों पर खून न बहता हो। और उसने करीब 8 साल तक युगांडा में शासन किया, लेकिन जिस तरीके से उसने सब कुछ खून खराबा किया उसे कोई रोकने वाला नहीं। और उसके पीछे एक खास वजह ये भी रही थी कि अरब मुल्कों के साथ उसकी दोस्ती रही। खास तौर पर कर्नल गद्दाफी उसका खास दोस्त हुआ करता था। और कर्नल गद्दाफी के दम पर भी उसने बहुत कुछ जुल्म ढाए। और अब ईदी अमीन की शुरुआत, ईदी अमीन का राइज, ईदी अमीन का फॉल। जो ईदी अमीन के बारे में कहते हैं कि एक तो आदमखोर, जो उसके साथ ही लगा शब्द। एक्चुअली उसकी एक वजह ये भी थी कि ईदी अमीन की एक जो कदकाठी और जो काया थी, ये 6 फीट 4 इंच लंबा, और इसका पूरा शरीर ये एकदम राक्षस जैसा था, थुलथुला मोटा। और इसका वेट जो था उस वक्त 160 की थी, 160 किलो। 6 फुट 4 इंच लंबा, 160 किलो वेट। और जिस सेना उस वक्त वहां पे जो ब्रिटिश तमाम
ये लोग थे जो उससे पहले शासन करते थे। लेकिन तब वहां पे युगांडा में एक अपनी सरकार थी, और उस सरकार में, सेना में बतौर खानसामा ईदी अमीन काम करता था, और वहां की आर्मी में था, खानसामा के तौर पे काम करता था। लेकिन खानसामा के साथ आर्मी में काम करने के साथ साथ इसकी जो जो इसकी तरक्की हुई, उसकी एक वजह दूसरी थी। क्योंकि इसकी कदकाठी 6 फीट 4 इंच लंबा, 160 किलो का वेट, ये बॉक्सर बहुत अच्छा था। और इसने सेना में रहते हुए बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेना शुरू किया। और उस वक्त कहते हैं कि 9 साल तक लगातार ये युगांडा का नेशनल चैंपियनशिप था, और कोई इसको हरा नहीं पाया। और इस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन को जीतने की वजह से लगातार उसकी सेना में तरक्की भी होती गई, और धीरे धीरे वो तरक्की करता गया। जो ऊपर के अफसर थे उनका भरोसा जीतता गया, जो सरकार थी उसका भरोसा जीतता गया, और आखिर 1965 में 1965 आते आते वो युगांडा की आर्मी का जनरल बन गया। और अब उसके पास तमाम पावर, सत्ता, सब कुछ थी। लेकिन अब उसकी नजर युगांडा की गद्दी पर थी। और तब उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे युगांडा के, वो थे मिल्टन ओबोटे। मिल्टन ओबोटे ईदी अमीन पर बड़ा ट्रस्ट करते थे, और वही थे जिन्होंने उसको जनरल भी बनाया था। और इसकी एक तो मकबूलियत थी, फेमस था, बॉक्सिंग चैंप बॉक्सिंग चैंपियनशिप लगातार 9 साल तक रहा, उसकी वजह से भी कद काठी, और उसकी वजह से भी ये लोगों में बड़ा पॉपुलर था। तो कोशिश यही हुई कि जो भरोसा था वहां के प्रधानमंत्री का, उस भरोसे का खून करेगा, ये उनको एहसास नहीं था। 1971 में और ये जो प्रधानमंत्री थे मिल्टन ओबोटे, ये सिंगापुर के अपने दौरे पर गए हुए थे। राजकीय दौरा था, वहां दौरे पर गए हुए थे। उनके दौरे पे जाने के बाद उनके पीछे में ईदी अमीन ने अचानक तख्ता पलट कर दिया। प्रधानमंत्री देश के बाहर है, युगांडा की, ईदी अमीन जनरल है आर्मी का, वो बाहर गए, और इधर उसने अपनी जो सेना थी उसको लेकर के सिर्फ 3 घंटे लगे थे उसको पूरे युगांडा पे कब्जा करने में, क्योंकि आर्मी का जनरल था। 3 घंटे में उसने पूरे युगांडा पे कब्जा कर लिया, और युगांडा की जो राजधानी है कंपाला, वहां पे उसकी जो पूरी सेना जो है वो सड़कों पर मार्च करने लगी। 25 जनवरी 1971 ये तारीख थी। 25 जनवरी 1971 जब प्राइम मिनिस्टर मिल्टन ओबोटे ने, सिंगापुर में थे मिल्टन ओबोटे, और 3 घंटे के अंदर अंदर इसने युगांडा पे कब्जा, सत्ता पे काबिज हो गया, कब्जा कर लिया। और फिर पूरे युगांडा में बड़े खुशियां भी मनाई गई।
अब ये या तो सेना के डर से या जो भी हो, लेकिन उन्होंने उनको लगा कि चलो एक इदी अमीन आया, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन है, पॉपुलर है, तो ये कुछ अच्छा करेगा। लेकिन शुरुआत में लोगों को ये गलत फहमी थी। इसके बाद ईदी अमीन जैसे ही वहां का जो डिक्टेटर बनता है, सत्ता पे काबिज होता है, तो अपना रंग दिखाना शुरू करता है। जो भी लोग, जो प्राइम मिनिस्टर मिल्टन ओबोटे के विरोधी थे, जो समर्थक थे, उनको एक एक करके इसने मारना शुरू किया। जो आर्मी में इसके खिलाफ थे, उसे लगा कि जो लोग उसके खिलाफ है उनको एक एक करके मारना शुरू किया। और ये अपने आप को वहां पे जो इसका फेमस था युगांडा में, ये कहता था लोगों से कि आप मुझे दादा बुलाओ। तो लोग इसको दादा बुलाते थे। और एक भी चुन चुन कर युगांडा में जो भी इसके विरोधी थे उनको इसने मारना शुरू किया। अब यहीं से लाशों की गिनती शुरू हो जाती है। और कहते हैं कि जब ये वो नेशनल चैंपियन था, उसी वक्त इसने कई ऐसे लोगों को मारा जब ये सेना में था। और कभी इसको आदमखोर बनने की जो इसका आदमखोर बनने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। कई लोगों को इसने मारा था, लेकिन ये चर्चाएं अफवाहें तक ही रही। जब ये युगांडा का डिक्टेटर बन गया, प्राइम मिनिस्टर को हटाकर, तो उसके बाद फिर ये चीजें उठने शुरू हुई। बहुत सारे लोगों को मारा जाता था और वो उनमें से कुछ लोगों के मांस खाता था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था उसको। ये था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। पहली बार डॉक्टर किबो रिंगोटा, इन्होंने ये विटनेस थे जो जिनकी वजह से दुनिया को पता चला कि हाँ, ईदी अमीन आदमखोर है। डॉक्टर किबो रिंगोटा ने बयान दिया, कहा था कि एक बार वो ईदी अमीन के घर पे थे, क्योंकि वो उसके डॉक्टर थे। ईदी अमीन को देखना और ये सब चीजें, तो बैठने के दौरान अचानक फ्रिज से ये पानी निकालने के लिए जाते हैं ईदी अमीन के घर पर। तो जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला तो फ्रिज के अंदर दो नरमुंड सर रखे हुए थे और कुछ इंसानी मांस के लोथड़े हिस्से रखे हुए थे फ्रिज में। तो उनको देखकर बड़ा अजीब लगा डॉक्टर रिंगोटा को। और तब उन्होंने फिर वहां के कुछ दूसरे स्टाफ से बात की ईदी अमीन के घर पे। तो उसने कहा, स्टाफ ने डॉक्टर रिंगोटा को बताया कि यहाँ पे ईदी अमीन का जो फ्रिज है वो हमेशा इंसानी मांस से भरा रहता है और ईदी अमीन इसको खाता है। ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन ये पहली बार एक सबूत हाथ में लगा, वो एक डॉक्टर के जरिए। इसके अलावा एक और सरकारी डॉक्टर थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि 1975 में 71 में इसने सत्ता संभाली। 4 साल के बाद युगांडा में सब कुछ, क्योंकि ये कब्जे में ले रहा था, 4 साल के बाद एक वहां की चीफ जस्टिस जो थे युगांडा के, उन्होंने कुछ ईदी अमीन के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। तो ईदी अमीन को इतना गुस्सा आया
कि उसने चीफ जस्टिस को मरवा दिया। जो है चीफ जस्टिस को उसने मरवा दिया। चीफ जस्टिस की मौत के बाद ये जो सरकारी डॉक्टर है इसने स्टेटमेंट दिया था कि चीफ जस्टिस की जब मौत हो गई उसके बाद हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम चल रहा था। पोस्टमार्टम टेबल पे चीफ जस्टिस की लाश रखी हुई थी, डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे थे। इसी दौरान में अपने तमाम सुरक्षा कर्मियों के साथ ईदी अमीन उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, सीधे पोस्टमार्टम टेबल पर आता है और इसके बाद वो वहां से जितने डॉक्टर थे पोस्टमार्टम कर रहे थे वो उनको कहता है कि आप लोग अभी थोड़ी देर बाद आओ। बाहर भेजने के बाद कहते हैं कि चीफ जस्टिस के चूंकि पोस्टमार्टम हो रहा था, बॉडी खुली हुई थी, चीफ जस्टिस की भी बॉडी के कुछ हिस्से को इसने खाया। ये सरकारी डॉक्टर का स्टेटमेंट था। इसके बाद ये धीरे धीरे युगांडा में ये चीजें फैलने लगी। युगांडा के बाहर ये बातें आने लगी कि युगांडा का राष्ट्रपति जो है वो आदमखोर है। तो उसको लेकर कई मुल्कों ने वो भी किया कि ये गलत है और युगांडा में जो जुल्म चल रहा था कुछ किया जाए। लेकिन बार बार वो अरब मुल्क थे, जो अरब वो उसके दोस्त थे अरब मुल्क, उसकी वजह से ये सारी चीजें दबी रह जाती थी। और इस वक्त तक ये अफ्रीका के हिटलर के नाम से मशहूर हो चुका था और कहते हैं कि ये जो दौर था अब तक इसी दौर में उसने 5-6 लाख लोगों को मार डाला था। और ईदी अमीन के बारे में एक और चीज है कि युगांडा में जो भी खूबसूरत लड़कियां होती थी उसके ऊपर ईदी अमीन की नजर पड़ जाती फिर वो बचती नहीं थी। ईदी अमीन उनको जबरदस्ती हासिल कर लेता था। हालांकि खुद ईदी अमीन की ऑफिशियली 6 बीवियां थी जिनसे 45 बच्चे थे। लेकिन ये भी कहते हैं कि उसकी करीब 35 से ज्यादा औरतों के साथ रिश्ते थे और उनसे 100 बच्चे थे। लेकिन इसके अलावा और जो बाकी अनऑफिशियल उनकी गिनती किसी को नहीं मालूम थी, क्योंकि पूरे युगांडा में शोर था कि जो भी खूबसूरत युगांडा की लड़कियों को औरतों को देखता था उनको उठवा लेता था। ईदी अमीन की जो दूसरी वाइफ थी उसका नाम था थियोडोरा। 6 वाइफ थी उसमें दूसरी वाइफ थी थियोडोरा। थियोडोरा को चूंकि ये चर्चाएं चल रही थी ईदी अमीन के बारे में कि ये आदमखोर है, ये बात उसके कानों तक भी पहुंची, जो इसकी दूसरी बीवी थी थियोडोरा। और थियोडोरा को ईदी अमीन बहुत प्यार करता था। लेकिन थियोडोरा को जो सेकेंड वाइफ थी ये किस्सा सुनने के बाद आदमखोर वाली उससे नफरत होने लगी। और इसी बीच में एक डॉक्टर हुआ करते थे ईदी अमीन की फैमिली में, घर के लोगों के इलाज करते थे। उनमें से एक डॉक्टर के साथ थियोडोरा की मोहब्बत हो गई। ये बात ईदी अमीन को पता चली। कहते हैं कि ईदी अमीन ने थियोडोरा को इस खबर के मिलने के बाद ऐसी मौत दी कि लोग सुनकर भी जिसका कलेजा कांप गया। और साथ में फिर उस डॉक्टर को भी, और उन दोनों को मार डाला। अब ये सारी चीजें चल रही थी। इसी दौरान में
एक दिन ईदी अमीन, चूंकि वहां पे सत्ता पे तो काफी हो चुका था, लेकिन युगांडा की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो लगातार खराब होती जा रही थी, क्योंकि ये सिर्फ अयाशी मनमर्जी लोगों के ऊपर जुल्म, बाकी कोई काम हो नहीं रहा था। तो युगांडा लगातार गरीबी की तरफ जा रहा था। इसी दौरान में उसने एक अचानक एक अनोखा ऐलान किया कि उसने ये कहा कि जो भी हिंदुस्तानी, उस वक्त युगांडा में करीब करीब 1 लाख हिंदुस्तानी रहते थे, और जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में उस वक्त, ब्रिटेन बहुत सारे, चूंकि युगांडा पे भी ब्रिटेन की हुकूमत थी, तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों को भी जो ब्रिटिश सरकार अपने साथ युगांडा ले गई थी वहां पे काम कराने के लिए। तो बहुत सारे लोग गए युगांडा में, और उधर बहुत सारे लोग बस गए बाद में, और बहुत सारे लोगों ने शादी भी कर ली, और उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी सारी हुनर और कारीगरी से एक जगह बना ली युगांडा में, और वो लोग वहां पे अपना बिजनेस करने लगे, अच्छा दुकानदार हो गए, अच्छे कारीगर हो गए। तो वो काफी खुशहाल थे जो हमारे हिंदुस्तानी थे वहां पे युगांडा में। और जो बाकी युगांडा की जो जनता थी वो उनसे जलते थे कि ये लोग बड़े अच्छे पोजीशन पे हैं हिंदुस्तानी। तो उनकी दौलत, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति पर भी ईदी अमीन की नजर पड़ गई, और उसने 4 अगस्त 1972 को अचानक ये ऐलान किया कि युगांडा के अंदर जितने भी हिंदुस्तानी हैं, उस वक्त करीब 1 लाख की तादाद, उनको 3 महीना 90 दिन का वक्त दिया जाता है, और 3 महीने के अंदर अंदर युगांडा खाली कर दे। और युगांडा छोड़ने से पहले उनको सिर्फ, जब वो जाएंगे, सिर्फ उनके हाथ में 2 बैग होना चाहिए, तीसरा बैग अलाउड है। 2 बैग में जो सामान रख सकते हैं वो अपना रखें और युगांडा छोड़ दे। इससे पूरा हड़कंप मच गया। जो हिंदुस्तानियों का जो जमा जमाया वर्षों से वहां रह रहे हैं, उनका परिवार, उनकी फैमिली, बहुत से लोगों ने युगांडा से शादी भी कर ली थी, उनका अपना बिजनेस, तो जाहिर सी बात है सड़क पे आ जाते हैं। उसको लेकर बहुत गुहार लगाई गई, लेकिन सुना नहीं। फिर एम्बेसी के थ्रू भी भारत सरकार तक बात पहुंची। इंदिरा गांधी ने कोशिश की, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, बात करने की, लेकिन ईदी अमीन ने किसी की नहीं सुनी। और उसने जो दलील दी कि क्यों वो ऐसा कर रहा है, जब इस पे सारी बातें होने लगी, तो उसने एक दलील दी जो कोट अनकोट दोनों में है, कि ईदी अमीन कहता था, मुझे कल रात सपने में खुदा का फरमान मिला है कि इन सारे हिंदुस्तानियों को युगांडा से बाहर निकाल दो। अब इस फरमान को पूरा करने का वक्त आ गया है। युगांडा के संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के लोगों का अधिकार होना चाहिए। इसलिए मैं युगांडे में रहने वाले सारे हिंदुस्तानियों को हुक्म देता हूँ कि वो अगले 90 दिन में अपनी सारी जमीन, अपनी सारी जायदाद, व्यापार दुकान सब छोड़कर युगांडा से बाहर चले जाएं। ये उसने एक हवाला दिया, खास हवाला दे करके ऐसा कहा। और खैर उसके बाद हुआ, जान बचाने के लिए जो अपनी जमी जमाई दुकान, घर, मकान, बिजनेस, हमारे हिंदुस्तानी वहां से निकले और सब छोड़कर उनको जाना पड़ा, क्योंकि ये हुक्म था। बहुत सारे लोग युगांडा से उस वक्त ब्रिटेन चले गए, जो हमारे इंडियन थे। और
फिर वो वापस नहीं आए जब तक ईदी अमीन था वहां पर। ईदी अमीन का ये जुल्म बढ़ता जा रहा था, लगातार युगांडा में इस तरह की चीजें हो रही थी, हिंदुस्तानियों को बाहर निकाल दिया गया था, बाकी मुल्क भी जो है वो खिलाफ है। उधर अपने जो एक्स कुर्सी को कब्जा किया था, जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो बाहर रहकर निर्वासित जिंदगी जी रहे थे। वो भी कोशिश कर रहे थे युगांडा में वापस आने की, लेकिन फिर भी ईदी अमीन सत्ता बची हुई थी अरब मुल्कों की वजह से। उसका एक खास दोस्त हुआ करता था मोहम्मद गद्दाफी, जो लीबिया का तानाशाह हुआ करता था। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि पाप का घड़ा भर जाता है, तो वैसे ही हुआ। ईदी अमीन को अपनी ताकत पे थोड़ा घमंड, कर्नल गद्दाफी के साथ थोड़ा सा और भी उसका वो हुआ कि बहुत कुछ कर सकते हैं। 30 अक्टूबर 1978 को, मतलब लगभग इसको 8 साल होने वाले थे सत्ता पे काबिज किए हुए। ईदी अमीन ने अपनी सेना को तंजानिया पर, जो पड़ोसी मुल्क थे उस वक्त, उस पर हमला करने का हुक्म दे दिया, और वो चाहता था तंजानिया को भी कब्जा कर ले। और इसमें उसने गद्दाफी से मदद मांगी, और गद्दाफी ने उसने मदद भी की, लीबिया से अपनी सेना भेजी। उसके बाद लड़ाई शुरू हुई, 6 महीने तक लड़ाई चली, लेकिन 6 महीने की इस लड़ाई में तंजानिया ने बड़ी बहादुरी दिखाई, उनकी सेना ने बड़ी बहादुरी दिखाई। 6 महीने के बाद उसने कर्नल गद्दाफी की और ईदी अमीन की सेना को खदेड़ दिया, और 10 अप्रैल 1979, ठीक 8 साल के बाद, ईदी अमीन के कब्जा करने के बाद तंजानिया की सेना युगांडा में घुस जाती है, कंपाले पे घुस जाती है, कंपाला पे कब्जा कर लेती है। ईदी अमीन किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग जाता है। वो बच निकला, हालांकि उसको ढूंढा जाता है, हालांकि वो बड़ी चालाकी से अपना वहां से निकल जाता है। तो वहां से निकलने के बाद वो सीधे लीबिया पहुंचता है। लीबिया में उसे कर्नल गद्दाफी जो है वो उसे सहारा देता है, और फिर वो लीबिया में ही रहता है। इधर चूंकि तंजानिया जंग जीत चुकी थी, और जिनको हटाया था मिल्टन ओबोटे, जो प्राइम मिनिस्टर थे युगांडा के, जिनको हटाकर ईदी अमीन वो बना था वहां का शासक। फिर तंजानिया की मदद से, बाकी मुल्कों की मदद से वो युगांडा वापस लौटते हैं, और वापस फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ईदी अमीन भागकर लीबिया पहुंच चुका था, गद्दाफी के पास कुछ दिन रहता है। गद्दाफी के पास रहने के बाद फिर ये एक 80 के दशक में एक 2 साल गद्दाफी के साथ रहता है। उसके बाद सऊदी अरब चला जाता है। सऊदी अरब में जद्दा में ये पहुंचता है, और जद्दा में रहना शुरू करता है। सऊदी अरब की सरकार जो है इसको एक राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते अपने यहाँ शरण दे देती है, और पूरे 24 साल तक अगले अपनी जिंदगी के
वो सऊदी अरब के जद्दा शहर में रहता है और जद्दा में ही 20 जुलाई 2003 को बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मतलब करीब 24 साल बाद जब वो वहां से युगांडा से इसको हटाया गया था, उसके बाद तो वहां से आने के बाद इसकी मौत हो जाती है 2003 में। युगांडा से इसके जाने के बाद युगांडा के लोग जश्न मनाते हैं, नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर वो युगांडा के बाकी भलाई के लिए भी काम करते हैं। लेकिन आज भी युगांडा के लोग ईदी अमीन को भूले नहीं है। ईदी अमीन का नाम बल्कि आता है तो लोग सिहर उठते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उसने 6 लाख से ज्यादा लोगों को मारा, मरवाया। दूसरा, वो शायद दुनिया का पहला राष्ट्राध्यक्ष था, राष्ट्रपति था, जो इंसानी मांस खाता था, जिसे आदमखोर के नाम से बुलाया जाता था। और आखिरी के जो 24 साल थे उसने बड़ी गुमनामी में बिताए सऊदी अरब में, क्योंकि ये भी था कि उसके दुश्मन बहुत थे। तो जद्दा में जहाँ रहता था उसको बड़ा सऊदी, वहाँ की जो रॉयल फैमिली, उन लोगों ने उसको काफी सुरक्षा दे रखी थी। और आखिर में वो अपनी मौत खुद बीमारी से मर गया। तो ये थी ईदी अमीन की कहानी। वैसे बहुत सारे आदमखोर दुनिया में हुए, लेकिन एक कंट्री का हेड वो आदमखोर हो जिसके घर में फ्रिज में इंसानी मांस रखा हो, ये शायद इकलौती मिसाल है। तो आज फिलहाल इतना ही कहानी में। अब आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी में, एक नई कहानी के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, कि आपको इस कहानी के बारे में पहले से पता था या नहीं पता था। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार, जो भी आपकी सुझाव हो, शिकायत हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। कैमरे के पीछे से मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई कहानी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।